कौन सा पार्ट पक्का? कोई डाउट है तो पूछ लो। बताओ। 15.5 का लास्ट। The ratio of the number of boys the ratio of the number of boys to the number of girls in the class is 1:2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय और गर्ल निकाल लो। तो रेशो दे रखी है नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो बॉय की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, गर्ल की 2/3। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल एंड बॉय गेटिंग अ फर्स्ट डिवीजन, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग फर्स्ट डिवीजन। तो गेटिंग फर्स्ट डिवीजन बाय बॉय ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.28, और फर्स्ट डिवीजन बाय गर्ल इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें 0.25। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन एट रैंडम विल गेट द फर्स्ट डिवीजन। तो फर्स्ट डिवीजन की प्रोबेबिलिटी बतानी है, पी ऑफ ए बताना है, ये और ये फिर ये और ये मल्टीप्लाई कर लोगे। तो गर्ल 2/3 और गर्ल की फर्स्ट डिवीजन की 0.25 है, बॉय 1/3 और बॉय की फर्स्ट डिवीजन की 0.28 है। 0.75 प्लस 0.28 एलसीएम 3 आ गया। तो 8 और 5 13, 9 और 1 10, 1.03/3, तो 103 बाय में 300। क्या आंसर? पॉइंट 0.26 डिवाइड कर लो 103 300 0.3 पे जाएगा 900, 0.2 समथिंग आ रहा था। अच्छा ये सर मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, हमारा आंसर बुक में गलती होगा शायद से, सुनना ऐसे क्या होगा जहाँ तक मुझे लगता है 0.56 में 0.25 ऐड कर दो। हाँ यही आंसर आ रहा होगा ना, इसने ना यहाँ पर 0.25 0.28 लिया होगा। कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन के अंदर मिस प्रिंटिंग कह लो या मिस्टेक है, क्वेश्चन वाले की गलती है, कोई बात नहीं। अब का आंसर यही आ रहा है तो यही सही है, पीछे बुक से मैच नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। बुक वाले ने जो स्टेटमेंट लिखा उस हिसाब से यही आंसर आएगा, लेकिन जो आंसर दिया बुक वाले ने उसने आगे पीछे करके लिया हुआ है, तब निकला हुआ उसका आंसर। और बताओ, और भी कोई डाउट है? सर एक एग्जांपल रह गया था। देर आर 2n+1 कॉइन्स, यही है ना टोटल, देर आर 2n+1 कॉइन्स। अब इनमें n कॉइन्स वो हैं जो जिनमें बोथ साइड हेड है, यानी n कॉइन्स वो हैं जिनमें बोथ साइड हेड है, तो हेड और हेड दोनों ही हेड है उसके अंदर। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द कॉइन्स हैं वो कितने बचे, n अगर यहाँ होंगे तो n+1 कॉइन बच गए, माइनस कर लेना इसमें से ये आएगा। ये कॉइन्स फेयर है, दीज आर फेयर कॉइन्स, मतलब हेड और टेल दोनों है। अब हमने एक कॉइन चूज किया और उस कॉइन को हमने टॉस किया और हमें टॉस पर मिला हेड,
और हेड मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्वेश्चन में बता रखी है 31/42, ये प्रोबेबिलिटी बता रही है। तो हमें बताना है कितने नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे। लेट ए बी द इवेंट दैट कि हमें कॉइन पर क्या मिला, हेड ऑन द टॉस ऑफ कॉइन, कॉइन को टॉस किया और टॉस करने पर हेड मिला। अब ये दो बातों पर डिपेंड करेगा कि टॉस कॉइन कौन सा था, हेड तो मिला है लेकिन कॉइन कौन सा था, या तो फेयर कॉइन था या तो बायस था। तो E1 इवेंट ले लेते हैं जब कॉइन बायस्ड था, बोथ साइड हेड वाला। E2 ले लेते हैं जब कॉइन फेयर था। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, बायस्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, n डिवाइड बाय 2n+1, क्योंकि n कॉइन्स ऐसे हैं जिसमें हेड है बोथ साइड्स पर। और E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जिसमें फेयर कॉइन्स हैं, वो n+1 डिवाइड बाय 2n+1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 का मतलब होगा कि गेटिंग हेड ऑन द टॉस ऑफ अ कॉइन व्हेन द कॉइन इज बायस्ड। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि दोनों ही साइड हेड है तो हेड आने के श्योर इवेंट हो जाएगा। और A/E2 फेयर कॉइन है तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आप लगाते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दे रखी है, तो ये दे रखी है, इसका फॉर्मूला क्या था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। इट इज गिवन 31/42। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की प्रोबेबिलिटी है n/2n+1 और A/E1 की 1, फिर इसकी है n+1 बाय में 2n+1 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। ये कितना दिया हुआ है 31/42। एलसीएम कितना आ गया 2n+1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 2n प्लस n+1 डिवाइड बाय इज इक्वल टू 31/42। ये कितने पे गया 21 पे। ये टोटल कितना हुआ 3n+1 डिवाइड बाय 2n+1 इज इक्वल टू 31/21। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 63n प्लस का 21 इज इक्वल टू 62n प्लस का 31। ये 63 माइनस में ले आना तो n बचेगा, 31 माइनस में ले जाना तो कितना आ जाएगा, इसको इधर ले आना, इसको उधर, या माइनस से माइनस कट जाएगा तो n कितना आ गया 10। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे 21। बस ये था। और कोई डाउट किसी का अब तक 15.5 एक्सरसाइज तक में? किसका? A bag contain 5 white, 6 black ball, and another bag contain 4 white, 3 black ball. A ball is drawn from first bag and without seeing its color, it's put in the second bag. Find the probability. Now a ball drawn is from the second bag is black in color. 5 white, 6 black. So total number of balls 11 in the first bag. 4 white, 3 black. तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द सेकंड बैग 7। एक बॉल ड्रॉ करते हैं हम फर्स्ट बैग से और उसको सेकंड बैग में पुट कर देते हैं। केस 1 कि जब वो बॉल वाइट होगी, केस 2 जब वो बॉल ब्लैक होगी। अब हम यहाँ से एक बॉल निकालते हैं और वो बॉल हमें कौन सी मिलनी चाहिए, ब्लैक कलर की मिलनी चाहिए। तो E1 केस हो जाएगा E1 when we draw white ball from the first bag and put into the second bag। तो वाइट क्या हो जाएगी 5/11। अब E2 इवेंट हो जाएगा व्हेन वी ड्रॉ अ ब्लैक बॉल एंड पुट इनटू द सेकंड बैग, तो 6/11। नाउ A इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द सेकंड बैग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकंड बैग गिवन दैट फर्स्ट बॉक्स से हमने सेकंड में वाइट बॉल डाली थी, तो यहाँ वाइट 5 होगी होंगी, हमें निकालनी है ब्लैक। तो क्या आंसर आएगा 3/8। अब A/E2 में क्या आएगा, यहाँ पर एक ऐड होगी 5/8 कैसे आएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालनी है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे और फिर प्लस। तो 5/11 मल्टीप्लाइड बाय 3/8 प्लस 6/11 मल्टीप्लाइड बाय 4/8, तो 88 और 15 प्लस 24, तो ये आ गया 39 डिवाइड बाय 88। सेम तो एग्जाम्पल मैंने कराया था खुद से ही। क्या प्रॉब्लम है 39/88 क्या प्रॉब्लम थी सर? इसमें 5/11 इंटू में 4/7 में नहीं होगा? ब्लैक बॉल निकालनी है ना सेकंड बैग से। जब वाइट डालोगे तो यहाँ पर वाइट ऐड हो जाएगी, तो वाइट 5 हो जाएंगी, ब्लैक 3 थी, हमें ब्लैक निकालनी है तो 3/8 होगा। तो सेम एग्जाम्पल भी है ऐसा। और बताओ, और भी डाउट है किसी को?
15.6 बेस थ्योरम को हम थ्योरम ऑफ इनवर्स प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। थ्योरम ऑफ इनवर्स प्रोबेबिलिटी, इसको दिया था थॉमस बेस ने इन 1763। स्टेटमेंट ऑफ द बेस थ्योरम, इसमें स्टेटमेंट को समझना ही इंपॉर्टेंट है बेस थ्योरम में। स्टेटमेंट है लेट E1 E2 and so on till En, these are n mutually exclusive and mutually exhaustive events of sample space S। तो इतनी बात का मतलब ये है कि ई आई का यूनियन आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक ले लें हम, तो ये बनेगा सैम्पल स्पेस, और ई आई और ई जे के अंदर इंटरसेक्शन हो जाएगा एम्प्टी जब आई और जे इक्वल नहीं है सभी वैल्यूज़ के लिए, आई और जे की जहाँ पर वो इक्वल नहीं है। तो इतनी बात का मतलब ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास अगर एक सैम्पल स्पेस है, कोई हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया और उसके पॉसिबल आउटकम्स की कलेक्शन जो कि एक सेट है, सैम्पल स्पेस है, तो उस सैम्पल स्पेस को अगर हम बॉक्स में दिखाएं तो इस सैम्पल स्पेस के पार्टीशन कितने कर दिए हमने n। तो ये E1 पार्टीशन, E2 पार्टीशन, E3 पार्टीशन, E4 पार्टीशन एंड सो ऑन। इसके जो nth पार्टीशन होगा वो En आ जाएगा। ऐसे इसके हमने जो है वो पार्टीशन कर दिए, ये ऐसे हमने इसके पार्टीशन कर दिए। कितने पार्टीशन कर दिया? En तक। ये सारे पार्टीशन इस तरह से किए हैं कि सारे के सारे एक्सक्लूसिव हैं और एग्जॉस्टिव हैं। इनका यूनियन सैम्पल स्पेस बनता है और इनका इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, कोई भी दो का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। तो ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में सेम बात थी इतनी। एंड ए बी द इवेंट दैट इज कॉमन टू द ऑल ई आईज, या फिर कह सकता हूं दैट इज डिपेंडेंट ऑन ऑल द इवेंट्स ई आईज, जहां पर आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक है। तो एक कंडीशनल इवेंट हो गया या डिपेंडेंट इवेंट हो गया, तो यहां तक हो गया। ये हमें गिवन है ऑन ई आईज, बी गिवन, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। अब हैपनिंग ऑफ ए अगर हम करते हैं तब तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी होगा, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, अगर हमें ए की हैपनिंग करानी है। लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ ई आईज, किसी एक या एक से ज़्यादा की भी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ ई आईज इज गिवन बाय बेस थ्योरम। Probability of happening of EIs given that A has been occurred, A जो है वो आ चुका है, A has been occurred, is given by the formula या given by the Bayes theorem। जो फॉर्मूला है वही Bayes theorem का फॉर्मूला है। तो that formula is, अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ ई आईज, गिवन क्या है, ए हैज बीन अकर्ड। प्रोबेबिलिटी बतानी है हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ ई आईज गिवन दैट ए हैज बीन अकर्ड। दैट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई गिवन ए हैज बीन अकर्ड। तो ये हमें पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर फाइंड बाय गिवन होता है। तो बाय द फॉर्मूला इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो पता ही है बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और ये भी पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई आई डिवाइड बाय, यहाँ पर इट इज समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई आई वेयर आई रन्स फ्रॉम 1 to n। तो मतलब ये मैंने बताया था लास्ट टाइम तुम्हें, इसको प्रीरियर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, इसको पोस्टीरियर, और दोनों को जॉइंट। तो ऊपर लिखेंगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी
जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई आई डिवाइड बाय में सम ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटीज जितने भी इवेंट है। तो ये हमारे पास बेस थ्योरम का कंसेप्ट है। स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में मैथमेटिकली ये बनेगी बात। जनरली एक या दो या तीन ही मिलेंगे बुक के अंदर, एन तक के लिए मैंने बता दिया। तो अगर हम इसमें ड्रॉ करें तो यहाँ कहीं होगा हमारे पास एक इवेंट ए। अब तक हम ए की टोटल प्रोबेबिलिटी बता रहे थे, पी ऑफ ए, यानी कि ये पूरा ए फिल कर देंगे। अब ए हमारा गिवन सेट हो गया, गिवन इवेंट हो गया, और हमें ये बताना है कि इवन के होने के चांस क्या होंगे। तो इवन और ए में कॉमन इतना ही होगा, डिवाइड बाय में टोटल। तो हमने यही करा, ये कॉमन वाला है और डिवाइड बाय में टोटल। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इसमें एडिशन आ गया। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी मिला देता हूँ तो बेस थ्योरम बन जाती है। अब इसमें हम इसका प्रूफ देख लेते हैं आगे, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा और प्रूफ कैसे है इसका। तो यहाँ मैं प्रूफ करा देता हूँ थ्योरम का, और यहाँ एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 1000 नट्स एंड 2000 बोल्ट्स। तो नट बोल्ट बना रही है, 1000 नट्स है और 2000 बोल्ट्स है, ठीक है, मशीन्स में यूज होते हैं ये। तो फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 1000 नट्स एंड 2000 बोल्ट्स, एंड फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस it was observed that 2% of nuts and 5% of bolts are rusted मतलब खराब बनते हैं, जंग लगा हुआ है, कुछ भी कह लो, आर डिफेक्टिव कह लो, चाहे रस्टेड कह लो, डिफेक्टिव कह लो, आर डिफेक्टिव। अब अगर मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इफ अ नट और बोल्ट, ठीक है, तो नट और बोल्ट, इफ अ आइटम, नट और बोल्ट कुछ भी हो सकती है, इज सिलेक्टेड एट रैंडम इट इज अ डिफेक्टिव आइटम। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है कि जो नट या बोल्ट हम सिलेक्ट करेंगे रैंडमली वो क्या होगा, डिफेक्टिव। तो अगर हमें ये बताना है तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो डिफेक्टिव का बताने के लिए हम क्या करते हैं, नट सिलेक्ट करेंगे, फिर डिफेक्टिव नट लेंगे, फिर बोल्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर डिफेक्टिव बोल्ट ले लेंगे। नट सिलेक्ट करना E1, बोल्ट सिलेक्ट करना E2, दोनों एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। डिफेक्टिव कॉमन इवेंट हो गया, ए हैपन हो सकता है एन के साथ भी और बी के साथ भी, दोनों को प्लस कर देंगे। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो हम यहाँ पर अब इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ। तो अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो फिर तो हो गया लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, लेकिन हमें इससे आगे चलना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है आगे, एन आइटम यानी नट और बोल्ट, आइटम नट और बोल्ट कोई भी हो सकती है, एन आइटम इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक आइटम हमने सिलेक्ट करी रैंडमली, एंड इट वॉज फाउंड डिफेक्टिव, और हमें ये डिफेक्टिव मिली। तो इस बार क्वेश्चन में ये दे दिया गया है कि जो नट या बोल्ट हमें मिला, आइटम सिलेक्ट कर ली और उसको हमने फाइंड किया, तो वो कैसी मिली हमें, डिफेक्टिव, यानी ये दे दिया गया डिफेक्टिव है। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, फाइंड इट द डिफेक्टिव आइटम, यानी इट वॉज अ नट, जो डिफेक्टिव आइटम थी वो क्या थी, नट थी या बोल्ट थी, ये हमें बताना है। तो अब इस क्वेश्चन को एक बार कर लेते हैं, फिर प्रूफ देख लेते हैं, या यहीं कर देता हूँ। तो लेट E1 be the event that the selected item is a nut। तो टोटल 1000, नीचे कितना आएगा 3000, क्योंकि इन दोनों को एक ही सिलेक्ट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी 1/3। अब E2 की प्रोबेबिलिटी,
2/3000 अब ए इवेंट क्या है, दैट आइटम इज डिफेक्टिव। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव आइटम व्हेन यू हैव चूज इवन। इवन का मतलब है कि आपने नट चूज किया था, तो नट चूज किया था तो डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी दे रखी है क्वेश्चन में कितनी, 2/100। और A/E2 का मतलब क्या हुआ, डिफेक्टिव आइटम चूज की, जब हमें दिया हुआ है कि इट इज अ बोल्ट, तो बोल्ट कितने थे डिफेक्टिव, 5/100। अब हमें प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसकी निकालनी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्टेड आइटम वाज गिवन डिफेक्टिव, फाइंड करनी है इट वाज अ नट, यानी हमें इवन निकालना है, डिवाइड बाय में गिवन क्या है ए, यानी इस बार हमें सिर्फ ये वाली चीज निकालनी है बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इट इज बाय द फॉर्मूला इवन इंटरसेक्शन ए बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इवन इंटरसेक्शन ए का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन, ये तो हमने यूज किया ही था लो प्रोबेबिलिटी को प्रूव करते टाइम, और वैसे भी ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, तो पहले इवन आएगा इनटू में ए बाय इवन आ जाएगा, नीचे इसका सम आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डिवाइड इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितनी है, दैट इज 1/3 इनटू में ए बाय इवन कितना है, ए बाय इवन 2/100 डिवाइड बाय में 1/3 इंटू 2/100, फिर यहाँ से 2/3 इंटू में कितना 5/100। तो ये क्या चीज़ होगी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी होगी, ये प्रीरियर होगी और ये पोस्टीरियर। तो प्रीरियर और पोस्टीरियर का मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद जॉइंट प्रोबेबिलिटी बन गई, तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी ले लिया हमने, और डिवाइड बाय में भी क्या है जॉइंट प्रोबेबिलिटी, लेकिन डिवाइड में क्या है सम ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी और ऊपर क्या है जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी किसकी, जो आइटम हमें निकालनी होगी, E1 की जॉइंट प्रोबेबिलिटी या E2 की, जो भी क्वेश्चन में देगा नीचे सम आ जाएगा उन जॉइंट प्रोबेबिलिटीज का। तो 2 बाय में 300 और यहाँ से कितना आएगा 2 + 10 बाय में 300, तो कितना बन जाएगा 2 डिवाइड बाय में 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/6। अगर वो कहता है इट इज अ बोल्ट तो ऊपर आ जाता है यहाँ पर, हाँ ये वाला इवेंट ऊपर आ जाता, बस हो जाएगा फिर, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। तो ये बेस थ्योरम होगी, ठीक है, अभी प्रूफ नहीं किया, प्रूफ करना है तो वो भी बता देता हूँ। तो अगर हम उसको प्रूफ करते हैं तो सैंपल स्पेस के पार्टीशन कर लेते हैं, वैसे सेम ही है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के प्रूफ की तरह ही है, बता देता हूँ डायरेक्टली आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बाय में A निकालनी है हमने, इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन A डिवाइड बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यही निकालना है। इससे पहले वाला वो सेम था, A क्या चीज़ है, A इंटरसेक्शन S है, S क्या है E1 यूनियन E2 से लेकर, लास्ट वीडियो में ये सारा करवा रखा है, और ये क्या चीज़ है A इंटरसेक्शन E1 फिर यूनियन A इंटरसेक्शन E2 एंड सो ऑन A इंटरसेक्शन EN, फिर हमने प्रोबेबिलिटी ली थी बोथ साइड, तो यहाँ पर एडिशन थ्योरम लग गई थी, सारे इवेंट एक्सक्लूसिव थे तो इन सब का सम आ गया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 फिर A इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, कॉम्यूटेटिव लॉ था तो हमने E को आगे लिख लिया था A को पीछे, तो E1 फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 फिर एंड सो ऑन सम आ जाएगा, तो उसको यहाँ पर समीशन लगाकर यहाँ I लिख दो और I की वैल्यू 1 से लेकर n तक, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ गई थी, यही वाली यहाँ पर पुट कर देंगे, और यहाँ पर जो भी EI होगा उसके अकॉर्डिंगली बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय EI, यानी इसमें से किसी एक की वैल्यू ही तो है, किसी एक की वैल्यू होगी जो भी होगा, डिवाइड बाय में समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय EI, और I की वैल्यू 1 से लेकर n तक, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बाय में A, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ हो गया। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का प्रूफ जितना करना था वहाँ तक बिल्कुल सेम है, उसके बाद एक स्टेप एक्स्ट्रा है, ये फॉर्मूला लगेगा, जो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में निकाला था उसको यहीं पर पुट करना है और इसकी वैल्यू हमें पता ही है, दैट्स इट। ये हो गई तुम्हारी 15.6 कंसेप्चुअली बेस थ्योरम को थ्योरम ऑफ इनवर्स प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, और थॉमस बेस ने दिया था 1763 में, और इस प्रोबेबिलिटी के अंदर हमें क्वेश्चन में आइडेंटिफाई ये करना होगा E1 E2 एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है, E1 E2 E3 जितने भी एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं जिनको हम प्रीरियर प्रोबेबिलिटीज, इनकी प्रोबेबिलिटीज को हम प्रीरियर प्रोबेबिलिटीज भी कहते हैं, ये इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज क्या है, ये आइडेंटिफाई करना होता है कि A इवेंट क्या है जिसकी प्रोबेबिलिटी को हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कहते हैं, A बाय E1 A बाय E2 इन सब प्रोबेबिलिटीज को हम पोस्टीरियर कहते हैं, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके नीचे सम आ जाएगा और ऊपर इनमें से ही कोई एक आएगा, ठीक है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि E1 A क्या है और प्रोबेबिलिटी फिर किसकी निकालनी है। क्वेश्चन करते हैं। Bag 1, example 1, bag 1 contains 2 white and 3 red ball.
Bag 1 contains 2 white and 3 red ball. Bag 2 contains 4 white and 5 red ball. One ball is drawn at random from one of the bag and found to be red. अब ये क्वेश्चन में दे दिया कि जो बॉल मिली वो रेड मिली. प्रोबेबिलिटी बतानी है. It was drawn from bag 2. Let even with the event. एक क्वेश्चन मैं लिख कर दिखा रहा हूँ प्रॉपरली. Let even with the event the ball drawn was from bag 1. Ball drawn was from bag 1. E2 with the event that ball drawn was from bag 2. अब A इज द इवेंट या फिर चूजिंग बैग 1 भी लिख सकते हैं. A इवेंट क्या है? फाउंड टू बी द रेड. तो द बॉल ड्रॉन इज रेड इन कलर, तो रेड बॉल है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन E1 की प्रोबेबिलिटी और E2 की प्रोबेबिलिटी हमें देनी रखी है एज्यूम्ड टू बी इक्वली लाइकली, कि बैग 1 चूज करेंगे तो बॉल निकालेंगे और बैग 2 चूज करेंगे और बॉल निकालेंगे. दे आर इक्वली लाइकली, तो 1/2 ईच. अब A की प्रोबेबिलिटी बतानी है कब? जब E1 हैपन हो चुका है, और A की प्रोबेबिलिटी जब E2 हैपन हो चुका है. तो A/E1 का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल व्हेन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1. तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन, तो ये आ जाएगी 3 डिवाइड बाय में 5. 2 और 3 थी तो 3/5 आ जाएगा. इस तरह से उसमें 4 और 5 थी तो ये आ जाएगा 5/9. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, तो हमें E2 लिखना है ऊपर. गिवन द बॉल इज ड्रॉन इज रेड, दे रखा था. इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2. ये IN था ना, जो EI था, I की वैल्यू 2 तक गया, ये 2 तक का फॉर्मूला लगा. और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे बेस थ्योरम. दिस इज ड्यू टू द बेस थ्योरम. बेस थ्योरम में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी अप्लाई होती है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी लगती है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी लगती है. अब तक के सारे कंसेप्ट लग जाते हैं, इसीलिए इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, इंपॉर्टेंट होती है ये एक्सरसाइज. E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? E2 की प्रोबेबिलिटी 1/2. A/E2 की प्रोबेबिलिटी 5/9. नीचे 1/2 इंटू 3/5 प्लस 1/2 इंटू, आगे से मैं सिर्फ इतना पोर्शन लिखूंगा, प्रीरियर और पोस्टीरियर प्रोडक्ट जो फेवरेबल है, नीचे टोटल है. नोटेशन ये है, ये प्रॉपर पहले इवेंट्स के नाम रखने होते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें लिखनी होती है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला मेंशन करके थ्योरम बतानी होती है और वैल्यू डाल देते हैं. 5/में 18, नीचे आ जाएगा 3/में 10 प्लस में 5/में 18. तो 5/में 18 और नीचे इसका एलसीएम ले लेना, तो 90 ले लेते हैं एलसीएम. तो 9 इंटू 3 27 और 5 5 जा, तो ये 5 5 जा 25 और नीचे कितना आ गया? तो आंसर कितना आ गया? 25/52. तो लिखने का तरीका पता लग गया तुम्हें. अब नेक्स्ट देखते हैं. 3 urns 6 red 4 black. 3 urns contain 6 red 4 black, 4 red 6 black, 5 red 5 black. One of the urns is क्या हुआ? One of the urns is selected random. A ball is drawn from it. एक बॉल निकाल ली एक urn सिलेक्ट करके. If the ball drawn is red, what is the probability it was drawn from first urn? पहले urn से निकली थी बॉल. अब 3 urn है, तीनों को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी. तो 1/3 1/3 1/3 यहाँ पर आएगा प्लस, अब यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई. अब उसने बोला है कि जो बॉल ड्रॉ की हमने वो कौन सी है? रेड. तो पहले में रेड कितनी थी? 6/10. दूसरे में रेड कितनी थी? 4/10. और तीसरे में, अब उसने क्या पूछा था कि इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट अर्न. फर्स्ट अर्न तो 6/10. तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 6. 30 से 30 कैंसिल, 6 4 और 5, तो आंसर आ जाएगा 6/15. तो कितना आ जाएगा? 2/5. प्रॉपरली तो तुम लिख ही लोगे. अभी मैंने कराया है यहाँ E1 E2 E3 A/E1 A/E2 A/E3 और यहाँ आ जाएगा E1/A. फॉर्मूला लिख देना, बेस थ्योरम, इवेंट्स को मेंशन कर देना. पीरियड प्रोबेबिलिटीज या तो दे रखी होती हैं या तो नहीं दे रखी होती. नहीं दे रखी तो इक्वली लाइकली लेते हैं, दे रखी होती है तो अकॉर्डिंगली काम कर लेते हैं. नेक्स्ट है थर्ड. अ बैग कंटेन 4 ग्रीन एंड 6 रेड बॉल. तो 4 ग्रीन है और 6 रेड है, वाइट है. तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होगी 10. 2 balls are drawn 1 by 1 without replacement. If the second ball drawn is white, find the probability. What is the probability? The first ball drawn is also white. Second ball white है, तो हमें बताना है कि first भी क्या होगी? White होगी. अब हमें क्या गिवन है कि second white है, गिवन है second ball white है.
सेकंड बॉल वाइट है। अब फर्स्ट बॉल तो कुछ भी हो सकती है, तो इवन इवेंट लेते हैं कि फर्स्ट बॉल क्या है, ग्रीन, 4/10, फर्स्ट बॉल ग्रीन है। और E2 इवेंट लेते हैं कि जो फर्स्ट बॉल है वो ग्रीन नहीं है, वाइट है, 6/10, यानी कि वाइट है फर्स्ट बॉल। हमने कोई एक बॉल फर्स्ट बैग से यहाँ से ड्रॉ करी है, ठीक है। अब सेकंड बॉल जब हमने निकाली है तो वो हमें ग्रीन मिली है, तो सेकंड बॉल जो ग्रीन मिली है इस इवेंट का नाम ए रख लेते हैं। तो A/E1 का मतलब होगा कि सेकंड बॉल ग्रीन मिली है जब फर्स्ट भी ग्रीन थी। तो अगर फर्स्ट ग्रीन थी और सेकंड ग्रीन मिली है तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, 3/9, क्योंकि एक ग्रीन निकल गई, रिप्लेस किया नहीं हमने उसको। और इसी तरह से A/E2 में क्या होगा, पहली वाइट निकली है, दूसरी ग्रीन ही निकलेगी। ग्रीन निकलेगी तो ग्रीन कितनी होंगी, 4, लेकिन टोटल कितनी हो जाएंगी, 9, क्योंकि वाइट ही कम होगी। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी। सेकंड तो ग्रीन निकली है, यानी गिवन है कि ए हो गया, और गिवन क्या है, और फाइंड क्या करना है, द फर्स्ट ऑल्सो ग्रीन, या फर्स्ट कौन सी है, द फर्स्ट, अच्छा सेकंड बॉल वाइट निकली है, प्रोबेबिलिटी बतानी द फर्स्ट बॉल इज ऑल्सो वाइट, सेकंड वाइट निकली है, अच्छा सेकंड बॉल वाइट निकली है, तो सेकंड वाइट निकली है और फर्स्ट ग्रीन है, तो सेकंड बॉल के वाइट होने के चांस क्या होंगे, 6/9, क्योंकि एक बॉल तो निकल चुकी है। अब A/E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वाइट बॉल निकली है जब पहली भी वाइट थी, तो पहली भी वाइट थी, तो 5/9। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि गिवन तो है वाइट बॉल, फर्स्ट वाज आल्सो वाइट, फर्स्ट वाज आल्सो वाइट मतलब E2 बताना है, तो E2 बाय में ए प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो बाय बेस थ्योरम फॉर्मूला लगाना, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आएगी, 6/10 इंटू A/E2 आएगी 5/9, और नीचे 6/10 इंटू 5/9 प्लस 4/10 इंटू 6/9, वो तो आगे पीछे जैसे मर्जी लिख लो, 6/10 इंटू 4/9 आगे पीछे जैसे मर्जी लिख लो। तो कितना आ गया, 30 डिवाइड बाय में 30 प्लस 24, तो कितना आ गया 30 बाय में तो 6, तो आंसर कितना आ गया 5/9। अब यही क्वेश्चन तुम्हें फर्स्ट एक्सरसाइज में दिया हुआ था, जो क्वेश्चन तुम्हें डाउट होगा, फर्स्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन छोड़ा होगा तुमने, तो वो क्वेश्चन यही था। मिल गया ना, तो अब कर लेना वो फर्स्ट क्वेश्चन, सेम ही था, मैंने वहां पर बताया ही था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो बेस थ्योरम का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। A bag X contain 4 white और 2 ब्लैक बॉल, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होगी 6, बैग क्या हो गया X, और अनदर बैग Y कंटेन्स 3 वाइट और 3 ब्लैक, तो टोटल हो गई फिर से 6 बॉल्स। 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द 2 bags and were found to be white and black, 1 white and 1 black. Find the probability that the balls drawn from bag Y. एक बैग सिलेक्ट किया और 2 बॉलें निकाली, एक ब्लैक और एक वाइट बॉल निकली है। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बैग Y सिलेक्ट किया था, तो E1 इवेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग 1 और E2 इवेंट सिलेक्शन ऑफ बैग 2 इक्वली लाइकली मानेंगे, दे रखे नहीं है इनकी प्रोबेबिलिटीज। अब A इवेंट क्या है, ड्रॉइंग अ वाइट एंड ब्लैक बॉल, जब 2 बॉलें निकाल रहे हैं, तो A/E1 क्या होगा, 4C1 2C1 डिवाइड बाय 6C2। इसी तरह से A/E2 क्या आएगा, 3C1 और 6C2। अब हमें प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या निकालनी है कि बैग 2 से निकाली थी हमने, वो एक वाइट और एक ब्लैक बॉल, तो एक वाइट और एक ब्लैक निकाली थी, गिवन हो गया A, और निकालनी कौन सी है, बैग 2 Y से, तो E2 ऊपर आ जाएगा। लो यही वाली थ्योरम लगाना, E2 की वैल्यू 1/2 इंटू A/E2 का केस 3C1 बाय में 6C2, नीचे 1/2 इंटू ये वाला करेंगे 4C1 2C1 बाय में 6C2 प्लस 1/2 3C1 बाय में 6C2, तो 3 3 9 डिवाइड में 6C2 होता है, 6 इंटू 5 30/2 15 15 2 30, तो 9 डिवाइड बाय 30, और यहाँ कितना आएगा 4 2 8 डिवाइड बाय में 30 प्लस का 9 डिवाइड बाय 30, तो आंसर कितना आ जाएगा 9 डिवाइड बाय 17, ये आ गया आंसर। फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं। द कंटेंट्स ऑफ अर्न 1 2 and 3 आर गिवन एज फॉलोइंग। 3 अर्न है, उसमें क्या क्या बोले दे रखी हैं वो हमें दिया हुआ है। 1 अर्न इज चूजन एट रैंडम, एक अर्न रैंडमली चूज कर लिया, तो प्रीयर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी तीनों की 1/3 1/3 1/3, और जो
अर्न चूज़ किया, उसमें से 2 बोले ड्रॉ करी और जो हमें क्या मिली, एक वाइट और एक रेड। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है दे आर कम फ्रॉम अर्न 1, वो अर्न 1 से आई थी, सीधा ही कर लेते हैं। तो 1/3 3 बार आएगा, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये तो हैपन हो चुका है, ए इवेंट क्या है, एक अर्न, एक वाइट और एक रेड। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो कौन से ऐसे फर्स्ट अर्न से आई थी, तो हमें इवन की बतानी है। ये इवन है, फर्स्ट अर्न, सेकंड अर्न, थर्ड अर्न। तो अब कौन सी बोले मिली हमें, वाइट और रेड, तो एक वाइट और एक रेड। अब फर्स्ट अर्न से वाइट 1C1, रेड 3C1, रेड 3 है ना, डिवाइड बाय में 6C2, टोटल बोले 6 हैं और 2 निकालनी है। यही वाला यहाँ भी लिख लेंगे, 1C1, 3C1 और 6C2। अब अगर दूसरे अर्न से लेते तो 2C1, 1C1 डिवाइड बाय में 4C2, और तीसरे से लेते तो 4C1, 3C1 बाय में 12C2। इसकी वैल्यू निकाल लेना, 6C2 15 3 45, ऊपर आएगा 3 डिवाइड बाय में 3/45 प्लस का 2 डिवाइड बाय, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। 4C2 होता है 6, 6 3 18 प्लस 4 3 12 डिवाइड बाय में 12 इंटू 11 बाय में 2, 66, 66 इंटू 3, 3 इंटू 66, ये 4 पे कैंसिल हो गया, यहाँ 33 और यहाँ 2 कर लो, ये 1/9 कर लो, तो ये आया, ये 1/15 कर लो, तो 1/15 डिवाइड बाय 1/15 प्लस 1/9 प्लस 2/33, तो 1/15 165 एलसीएम, 33, 3 इंटू 3, 65 इंटू 3 एलसीएम आएगा 145, नहीं 145, 435 एलसीएम आएगा आई थिंक। तो 3 इंटू 5, एक 3 और लेना पड़ेगा, एक 11 लेना पड़ेगा, 999 इंटू 5, तो कितना आएगा, 495 आएगा एलसीएम। 15 3 45, 15 33 प्लस 9 9 5 45, 9 5 फिर 33 1 15 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इंटू 2, तो ये हो जाएगा 15 3 45, 15 3 45, तो 33 ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आएगा 33 प्लस 55 प्लस 30, तो ये बन जाएगा 33, 88 और 30 कितना बनता है 118, कैंसिल नहीं हो रहा, तो यही आंसर। 6th देख लेते हैं। Bag 1 contain 3 red and 4 black ball. Bag 2 contain 4 red and 5 black ball. One ball is transferred from bag 1 to bag 2, and then 2 balls are drawn at random without replacement from bag 2. The balls so drawn are found to be both red in color. Find the probability the transferred ball is red. 3 red 4 black ball, ये है अर्न 1। इस अर्न से हमने एक बॉल ड्रॉ करी, या तो वो रेड होगी या तो वो ब्लैक होगी। ये इवेंट ले लिया E1, ये इवेंट हो गया E2। अब ट्रांसफ़र कर दी हमने सेकंड बैग में। सेकंड बैग के अंदर ऑलरेडी जो कंपोजिशन है वो दे रखा है कि 4 रेड है और 5 ब्लैक है, 4 रेड है 5 ब्लैक है। तो यहाँ पर जब रेड बॉल डालेंगे तो रेड ऐड हो जाएगी, ब्लैक डालेंगे तो ब्लैक ऐड हो जाएगी। अब यहाँ से हमने 2 बोलें निकाली हैं और वो दोनों बोलें हमें कौन सी मिली हैं, रेड इन कलर। 2 रेड बॉल निकालनी है हमने, दोनों रेड इन कलर। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अगर तो बतानी है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तब तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगा। अब क्वेश्चन में गिवन है कि बॉल तो रेड मिली है, दोनों बोले रेड ही मिली हैं। अब प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि जो ट्रांसफर बॉल थी वो कौन सी थी, वो भी रेड थी। यानी हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय में A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी, जब हम यहाँ से रेड बॉल डालेंगे तो 3/7 हो जाएगी, नीचे भी 3/7 लिख लेंगे। दूसरा केस जब ब्लैक होगी तो 4/7। E1 और E2 हो गए एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट जिनका सम 1 बनता है और कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें। अब यहाँ आएगा A/E1। A/E1 का मतलब क्या होगा, 2 रेड बॉल निकाल रहे हैं, जब पहली बार रेड बॉल डाल दी थी तो यहाँ 5 होगी। अब यहाँ से अगर 2 रेड निकालनी है तो कितनी आएंगी, 5C2 बाय में 10C2। यही वाला केस यहाँ आ जाएगा, 5C2 बाय में 10C2। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं ब्लैक बॉल, तो यहाँ पर 6 होंगी, लेकिन रेड तो 4 ही होंगी, निकालनी रेडी थी। तो कितना आएगा, 4C2 बाय में 10C2। तो अब इसको सॉल्व कर लेना।
10 से 2 होता है 45, तो 45 इंटू 7, 45 इंटू 7 एल्सियम कट जाएगा, लिखने की नीड नहीं है। 5 से 2 होता है 10, 10 इंटू 3 कितना होता है 30, नीचे हो गया 30, और 4 से 2 होता है 6, 4 जा 24, तो आंसर कितना आएगा 30 बाय में 54, तो 5 बाय में 9, ये आ जाएगा आंसर। In a bolt factory, machine 1, 2, 3 are manufacture 25%, 35%, 40% of total bolts. तो इसने बता दिया कि जो 3 मशीनें हैं वो कितना कितना आउटपुट बोल्ट्स का बना रही हैं। अब ऑफ देयर टोटल आउटपुट्स इतना 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 परसेंट डिफेक्टिव बोल्ट है। अ बोल्ट इज ड्रॉन फ्रॉम द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से हमने बोल्ट ड्रॉ किया। इफ द बोल्ट ड्रॉन इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन 2। हमें बताना है कि वो सेकंड मशीन से मैन्युफैक्चर्ड हुआ। तो अब 25% है, 35% है और 40% है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी? E1 इज द आउटपुट प्रोड्यूस बाय बोल्ट मशीन 1 25% विच इज 1/4, और E2 बी द इवेंट आउटपुट प्रोड्यूस बाय मशीन 2 35/100। करना हो सिंप्लीफाई तो कर लेना, नहीं तो इसको भी फिर ऐसे ही रहने देना 25/100, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज 40/100। अब let A be the event that the bolt is defective. तो what is the probability of defective bolt produced by machine E1? Produced by the machine first machine. 5, 4, 2% दे रखे हैं, तो पहला 5/100, दूसरे का 4/100, तीसरे का 2/100, A by E2, A by E3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? ये तो गिवन है कि डिफेक्टिव बोल्ट मिला, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन 2, यानी कि हमें बताना है E2 डिवाइड बाय में A। E2 की प्रोबेबिलिटी ऊपर लिख लेंगे 35/100 और A बाय E2 की 4/100। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से कर लो 25/100 इंटू 5/100, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी हो गई रिक्वायर्ड, फेवरेबल जॉइंट प्रोबेबिलिटी, नीचे सम ऑफ द जॉइंट प्रोबेबिलिटीज। बस बेस थ्योरम लिख लेना और फॉर्मूला मेंशन कर देना, और इवेंट्स को नाम पहले लिख लेना। तो 140 नीचे एलसीएम वगैरह कट जाएगा, 125 प्लस 140 प्लस 80, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 डिवाइड बाय में इनको प्लस कर लेना 220, 345, 5 पर कैंसिल कर लेना, 5 2 जा 5 8 जा 5 7 5 6 जा 5 9 जा, तो 28/69। एग्जाम्पल 8 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, 8th एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 8th एग्जाम्पल में, अ मैन इज नोन टू स्पीक टू 3 out of 4 टाइम्स। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 टाइम्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ बाय मैन कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। इज नोन टू स्पीक, ठीक है। ही थ्रोज अ डाइज, ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज a 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज एक्चुअली a 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज एक्चुअली a 6। E1 इवेंट क्या लेंगे? हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? इट इज एक्चुअली अ 6। तो E1 इवेंट क्या होगा? इट इज एक्चुअली अ 6। E1 इवेंट विल बी इट इज एक्चुअली अ 6, और E2 इवेंट क्या होगा? नॉट अ 6, एक्चुअली नॉट अ 6। ये रियलिटी में है, रिपोर्ट अलग है। और A इवेंट क्या हो जाएगा कि उसकी जो रिपोर्ट है वो बता रही है 6 है। रिपोर्ट हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? इट इज एक्चुअली अ 6। बेस थ्योरम में हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी बतानी होती है वो इवेंट क्या होता है? E1 E2, और जो चीज गिवन है होती है, जो चीज जिसकी अब देखो, ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट दैट इट इज अ 6। हमें प्रोबेबिलिटी ये नहीं बतानी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्ट दैट इट इज अ 6, वो तो गिवन ही हो गया ना कि उसने रिपोर्ट कर दिया कि 6 आया है। ये बताना है कि उसकी रिपोर्ट जो बता रही है कि 6 आया, वो तब आया जब एक्चुअली 6 था। रिपोर्ट तो तब भी बता सकती है 6 आया जब एक्चुअली 6 नहीं था, वो तो झूठ बोल ही सकता है ना। तो A इवेंट क्या है? रिपोर्ट दैट इट वाज अ 6।
अब E1 इवेंट क्या होगा, इट इज एक्चुअली 6. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इन अ डाइस इज 1/6. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसीलिए तो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी है, क्योंकि कंफ्यूजन होगी तो अभी पूछ लो, बाद में मत पूछना. अभी दिक्कत है तो घर जाके होएगा नहीं ये वाला क्वेश्चन. कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो तो दोबारा बता देता हूँ मैं. क्लियर हुआ अभी? तो एक्चुअली 6 हो गया 1/6 और नॉट एक्चुअली 6 हुआ 5/6. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1? क्या ये मीनिंगफुल है? A by E1 का क्या मतलब बनेगा? A by E1 का मतलब बनेगा A इवेंट क्या है, रिपोर्ट दैट इट वाज a 6. द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्टिंग a 6 व्हेन इट इज एक्चुअली a 6. तो वो झूठ क्यों बोल रहा होगा? सच ही बोलेगा. जब 6 एक्चुअल में आया है और उसकी रिपोर्ट बता रही है कि 6 आया है तो वो सच बोलने पर ही हुआ होगा. और एक्चुअल 6 नहीं आया लेकिन उसकी रिपोर्ट कह रही है कि वो 6 आया है. अब एक्चुअली 6 नहीं आया और आप मुझे बता रहे हो कि 6 आया है, तो इट मींस आपने झूठ बोला होगा. तो अब A by E2 क्या बनेगा? 1/4, क्योंकि वो 3 बार सच बोलता है 4 में से, यानी वो हर बार सच नहीं बोलता, कई बार वो झूठ भी बोल देता है. तो 25% केसेस में वो झूठ बोलता है. तो अगर वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, उसने एक स्टेटमेंट दे दी कि 6 तो आया है, तो 6 आना डिपेंड करता है ना किस बात पर, या सच बोला है. ठीक है, मतलब इस बात पर डिपेंड करता है कि 6 एक्चुअल में आया है या 6 एक्चुअल में नहीं आया है. 6 एक्चुअल में आया है तो रिपोर्ट करिए उसने 6 आया तो उसने सच बोला है. 6 एक्चुअल में नहीं आया तो उसने झूठ बोला होगा. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A थोड़ा निकालनी है हमने, हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि इट इज एक्चुअली a 6, यानी E1 डिवाइड बाय में क्या निकालना है? A. तो क्या आंसर आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डिवाइड बाय में by base theorem probability of E1 A by E1 plus probability of E2 probability of A by E2. तो क्या वैल्यू आ जाएगी? E1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू A by E1 3/4, 1/6 इंटू 3/4, 5/6 इंटू 1/4. तो 3/24 एलसीएम कट जाएगा और नीचे कितना आएगा? 3 और 5. अगर वो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज एक्चुअली नॉट अ 6 तो 5/8 आ जाती है. हाँ, 1 में से माइनस भी कर सकते हो और दूसरे वाला केस लोगे तो आ जाएगा. ठीक, बस फिर बाकी कल करेंगे. 15.6 के क्वेश्चंस हो जाएंगे तुम्हारे, 14 तक हो जाएंगे. 23 है ना, अप टू 14 क्वेश्चंस तक.